नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सी अक्षय खंडेलवाल और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो टैक्स जो प्रपोज हुआ है बजट 22 के अंदर। इसमें हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं कि टैक्स कैसे लगेगा, इसमें अगर लॉसेस होते हैं प्रॉफिट्स होते हैं तो किस उस पर टैक्सेशन कैसे रहेगा। उसके अलावा हम बात करने वाले क्रिप्टो करेंसीज जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है बजट के अंदर, वर्चुअल एसेट्स उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है जैसे क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज। उसके अलावा हम सारी डेफिनेशन जो उसको डाइसेक्ट करने वाले हैं और सारा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं कि क्या कैसे होगा, और क्रिप्टो करेंसीज का पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था, फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन, उन्होंने यूनियन बजट 2022 के अंदर अनाउंस किया है कि वो लोग फ्लैट रेट ऑफ 30%, जैसे कि 30% के ऊपर टैक्स रेट पे चार्ज करेंगे ये लोग सारे वर्चुअल एसेट्स के ऊपर। तो वर्चुअल एसेट्स की डेफिनेशन हम डाइसेक्ट करेंगे, हम समझेंगे वर्चुअल एसेट्स क्या होते हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी होता है। एनएफटी का कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। उसके अभी सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सेक्शन लाया है उन्होंने नया, जो वो प्रपोज सेक्शन है सेक्शन 115BBH, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी इनकम अगर ट्रांसफर के वाया होती है डिजिटल एसेट के, तो उसमें 30% फ्लैट रेट्स के ऊपर टैक्सेशन लगने वाला है। हम लोग ट्रांसफर की डेफिनेशन भी सम देखेंगे, इनकम टैक्स में डिफाइंड है कहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग डिकोड करते हैं कि क्रिप्टो टैक्स किस हिसाब से लग रहा है। सो क्रिप्टो टैक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो ऐसे हम कह रहे हैं कि 30% के ऊपर टैक्स लगेगा फ्लैट रेट के ऊपर। अब ये जो है ये यूनियन बजट 2022 का है, जिसका मतलब ये सारी चीज़ें जो ये एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2022 से। तो उसके पहले टैक्सेशन कैसे रहेगा। अगर हम लोग आज 31 मार्च 2022 तक अगर हम लोग सेल करते हैं कोई क्रिप्टो, जो हमारे पास आज हो या 10 साल पहले से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके ऊपर हमको टैक्स किस रेट पे लगेगा। तो आज जो है वो रेट लगेगा, या 31 मार्च 2022 तक हमको रेट लगेगा फ्लैब रेट, जो स्लैब रेट्स के ऊपर आप टैक्स भरते थे उस हिसाब से। और 1 अप्रैल 2022 से आपको फ्लैट रेट ऑफ 30% के ऊपर भरना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्लैब रेट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या मुझे कोई डिडक्शन मिलेंगे अदर देन कॉस्ट ऑफ एसेट। जैसे आपने कोई बिटकॉइन खरीदा तो बिटकॉइन खरीदने का जो खर्चा था वो, और उसके अलावा कोई हमें खर्चा मिलेगा इसके अंदर, एक्सपेंसेस मिलेंगे तो नहीं, कोई एक्सपेंसेस नहीं मिलेगा। उसके अलावा हम बात करते हैं कोई अगर लॉस होता है मुझे क्रिप्टो करेंसी से, अगर मुझे कोई क्रिप्टो करेंसी या कोई और वर्चुअल एसेट्स से अगर मेरे को लॉस होता है तो वो मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ कि किसी और इनकम से। जैसे और इनकम है मेरी, सपोज शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स की इनकम है सपोज मेरी, तो मैं शेयर्स में समझो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, और मुझे लॉस जो हुआ है क्रिप्टो करेंसी में वो समझो 50,000 का हुआ है। सो मैं क्या, मैं 30,000 का जो लॉसेस है प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या। सो नहीं, मैं सेट ऑफ नहीं कर सकता, उन्होंने क्लियर कर दिया ये। उसके अलावा नॉर्मली कैसा होता है कि सपोज आपको बिजनेस में लॉस होता है तो आपको उसका लॉस जो 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि डिजिटल एसेट्स के वाया जो भी आपको लॉसेस होता है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, उसी साल में आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर जो भी प्रोसीड्स होती है, सो इन्होंने एक सेल ऑफ डिजिटल एसेट्स के ऊपर 1% टीडीएस का भी प्रोविजन लाया है। सो टीडीएस मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। सो टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स जो है वो उन्होंने 50,000 के ऊपर अगर आपका ट्रांजेक्शन जाता है तो उसके ऊपर उन्होंने टीडीएस का भी प्रोविजन लाया है। ये टीडीएस का प्रोविजन मोरली ऑन द ट्रैकिंग पर्सपेक्टिव है। जैसे गवर्नमेंट है उनको ट्रैक करना है कि भाई कौन कौन लोग हैं जो 50,000 के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं। सो उस रीजंस की वजह से उन्होंने टीडीएस लगाया उसके ऊपर। अब हम बात कर रहे हैं गिफ्टिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीज विल आल्सो बी टैक्सेबल फॉर द रेसिपिएंट। अगर मैं किसी को क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट में देता हूँ या फिर मैं अगर एनएफटी किसी को गिफ्ट में देता हूँ तो सामने वाले को भी टैक्स भरना पड़ेगा, जो रेसिपिएंट है उसको। अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मैंने कोई वर्चुअल एसेट्स खरीदे, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 1 लाख रुपीज़ के, और मैंने वो सपोज 10 साल पहले 20,000 रुपये में खरीदी, तो मेरा 80,000 जो है, 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 का जो है 80,000 का मेरा जो गेन है उसके ऊपर फ्लैट रेट से 24,000 के ऊपर मेरे को टैक्स लग जाएगा। इट मस्ट बी मेंशन दैट द लॉस ऑफ वर्चुअल एसेट्स कैन बी सेटल्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ वर्चुअल एसेट्स। जैसे मुझे अगर कुछ अगर लॉस होता है वर्चुअल एसेट्स में, तो वो जैसे बिटकॉइन में मेरे अगर एक बार एक ट्रेड में मेरा 50,000 का लॉस होता है और एक ट्रेड में मेरा 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो मैं 1 लाख का बिटकॉइन का प्रॉफिट माइनस 1 लाख का बिटकॉइन का लॉस माइनस करके सिर्फ 50,000 टैक्स भरूंगा। ये सेम फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैंने कुछ और लॉसेस किया और इस साल में उसका सेट ऑफ कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि वर्चुअल एसेट्स क्या है। जैसे हम लोग कब से कह रहे हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, या फिर वर्चुअल एसेट का मतलब क्या है। सो ये जो बजट है उसमें सेक्शन 2 के अंदर, सो कोई भी इनकम टैक्स के जो डेफिनेशन होती है सेक्शन 2 के अंदर होती है, उसमें एक नया क्लॉज लेके आया है सेक्शन क्लॉज 47A, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या है। सो क्लॉज के हिसाब से वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है, तो मीन एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक इंफॉर्मेशन या फिर कोई कोड या फिर नंबर और अ टोकन, जैसे बिटकॉइन को हम लोग टोकन भी कहते हैं, नॉट बीइंग एन इंडियन करेंसी। वो इंडियन करेंसी नहीं होना चाहिए, मतलब रुपीज जो है इंडियन करेंसी, जो वो रुपीज आपका बिट ये नहीं है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है या वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं है।
एनी फॉरेन करेंसी भी एक्सक्लूड हो रहा है, मतलब इसमें ना रुपी ना डॉलर, कोई भी करेंसी जिसको हमने किया है, क्योंकि ये लोग इसको एसेट वर्ड दे रहे हैं। एसेट मतलब क्या होता है कि आपका एक बिलोंगिंग, ये करेंसी नहीं है, करेंसी के अलावा है। अब उसके अलावा हम बात करते हैं जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज। जैसे क्रिप्टोग्राफिक मीन्स तो हम लोग बिटकॉइन का आपको पता होगा, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है, सो माइनिंग होती है बिटकॉइन की, और माइनिंग के वाया जो है वो क्रिप्टोग्राफिक मीन्स के वाया, या फिर आगे जाके फ्यूचर में कुछ अदर भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अभी से प्रोविजन डाल दिया। बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, उसको किसी भी नाम से बोलने दीजिए, उसको बिटकॉइन बोलने दीजिए, उसको एनएफटी बोलने दीजिए, आगे जाके कुछ और आ सकता है एनएफटी के जैसा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई कोई भी नाम से बोलने दीजिए। प्रोवाइडिंग अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, मतलब क्या ये फिजिकल नहीं होना चाहिए, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप मुझे एक बिटकॉइन जो है 1 रुपीज की तरह दे दीजिए, नहीं। सो वो डिजिटली होता है, जो भी होता है वो डिजिटल होता है, विच इज एक्सचेंज विथ और विदाउट कंसिडरेशन। ये भी पॉसिबल है कि वो पैसे के साथ जाए, ये भी पॉसिबल है वो फ्री में जाए, तो कंसिडरेशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर एक्सचेंज हो रहा है मतलब उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर गिना जाएगा, विद अ प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैविंग इनहेरेंट वैल्यू। अब आप सोचोगे इनहेरेंट वैल्यू क्या है, तो हम इनहेरेंट का मीनिंग अगर देखते हैं तो इनहेरेंट क्वालिटी क्या होता है, बेसिक या इसेंशियल फीचर दैट गिव समथिंग अ कैरेक्टर, मतलब उसका इनहेरेंट क्वालिटी है ये, उसके वजह से उसको वैल्यू डिराइव होती है, उसकी यूनिकनेस की वजह से या उसकी वजह से। और फंक्शंस और अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे बिटकॉइन जो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट। एंड इंक्लूड्स इट्स यूज इन एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे बीच में काफी कंपनीज ने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे कार लेने के लिए टेस्ला ने बीच में ऑन कर दिया था कि मैं बिटकॉइन के बदले में कार खरीद सकता हूँ, या फिर इन्वेस्टमेंट। सो जो अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी अगर बिटकॉइन यूज हो रहा है तो उसको भी हम ट्रांसफर मानेंगे और वो वर्चुअल डिजिटल एसेट में आ जाएगा, बट नॉट लिमिटेड टू। इतना ही नहीं, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है या फिर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है, सो इसमें ये क्लियर उन्होंने किया कि कोई भी चीज जो ट्रांसफर हो सकती है, जैसे बिटकॉइन ट्रांसफर हो सकता है, स्टोर हो सकता है, और ट्रेड भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिकल, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेड भी कर सकते हैं। ये डेफिनेशन उन्होंने ऐड की है प्रपोज बजट के अंदर। इसके अलावा एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, जिस पे हम आएंगे आगे जाके, एंड एनी अदर सिमिलर नेचर, सो इन्होंने अभी से क्लियर कर दिया कि इसके आगे इसके अलावा कोई भी दूसरे नाम से आता है वो भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये किधर आने वाला है। सो सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है, मैंने ये इनकम टैक्स की सेक्शंस की ये खोल रखी है, वेबसाइट खोल रखी है, जिसमें आपको दिखा रहा था मैं, ट्रांसफर का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये ट्रांसफर का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 47 के अंदर उन्होंने ट्रांसफर का डेफिनेशन दिया, जिसमें सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, ऐसे बहुत सारी चीजें दे रखी है। इसमें यहाँ पे 48 के पहले 47A नाम का एक डेफिनेशन आने वाला है, जो कि 115 बीबीएच के अगेंस्ट रहेगा, जिसका नाम है वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट जो ये यहाँ पे आने वाला है 47 के बाद में 47A के नाम से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनएफटीज का क्या कॉन्सेप्ट है। सो कब से ये लोग कह रहे हैं कि एक तो क्रिप्टो करेंसी तो फिर भी आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन है जो जनरली फेमस हो चुका है, लेकिन एनएफटी क्या चीज़ है, तो एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। अब आप बोलोगे कि एनएफटीज क्या है और अच्छे से बताओ। सो यहाँ पे मैं ये जो फोटो है, सपोज ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये है एनएफटी। अब ये इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको पहले इसका डेफिनेशन समझाता हूँ या इसका कनेक्शन समझाता हूँ। सो ये NFT जो होता है, द मेन कनेक्शन बिटवीन द मेटावर्स एंड NFTs इज रिलेटेड टू डिजिटल एसेट्स एंड हाउ दे आर गिवन वैल्यू। द मेटावर्स विल अलाउ पीपल टू शोकेस डिजिटल फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड प्रॉपर्टी एंड NFTs विल अलाउ देम टू पुट अ प्राइस ऑन द कंटेंट विथ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब ये जो NFTs है, जनरली ये NFTs जो है ये करोर्स में भी बिकते हैं। अब आपको होगी कि ये फोटो में ऐसा क्या है जो करोर्स में बिक रहा है। सो इसमें इन्होंने क्लियर किया है कि फेसबुक ने अपना नाम रिसेंटली मेटा चेंज कर दिया। सो मेटावर्स जो बनाया गया है, जैसे अभी रिसेंटली आपने अगर सुना होगा तो मेटावर्स के अंदर शादी भी हुई है एक इंडियन कपल की। तो मेटावर्स ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर डिजिटली आप चीजें कर सकते हो जो आप फिजिकली नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदनी तो आप मेटावर्स के अंदर अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, या आपको जैसे कुछ और करना है तो वो चीज़ भी आप मेटावर्स में जाके एक्चुअली कर सकते हो। अब ये सब सारी चीज़ें डिजिटल होगी। अब आप कहोगे कि उसमें वैल्यू कैसे आ रहा है एनएफटी के अंदर। तो सपोज मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है मेटावर्स के अंदर जाके, उसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज। अब मेरे पास उसका प्रूफ क्या है कि भाई मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी है। तो यहाँ पे आपका एनएफटी का कॉन्सेप्ट आता है कि मेटावर्स जो है उसमें अगर आपने कोई चीज की है, जैसे डिजिटल फॉर्म के अंदर आपने आर्ट, यहाँ पे वहां पे जाके सपोज आपने मेटावर्स में जाके मोनालिसा खरीदी है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जो 1 CR की, उसका जो प्रूफ है, जैसे आप फिजिकली तो आपके पास प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं कि भाई ये देखो मेरे प्रॉपर्टी पेपर है, ये मेरी प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है, बट डिजिटली आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उस टाइप का। इसलिए एनएफटी के वाया वो लोग उसमें प्रूफ ऑफ ओनरशिप दिखाते हैं। जैसे मेरे पास अगर एक एनएफटी है, सपोज ये एनएफटी है, ये एनएफटी जो है सपोज ये बकिंगम पैलेस की है, तो उसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो एनएफटी के अंदर आ जाती है। इस हिसाब से वो ट्रांसफर करने में और उसको एक प्रूफ देने के लिए कि भाई हाँ ये चीज मेरी है, इस चीज के लिए वो ओनरशिप का एनएफटी का कॉन्सेप्ट है। आई होप ये क्लियर होगा।
आपको इसके अलावा कोई अगर डाउट्स है क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन में तो